नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वैरियर ड्रीम फॉर 50 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण न केवल 10th के लिए बल्कि 9th, 11th, 12 सभी एग्ज़ाम के लिए यह 50% पक्का कर देता है। ऑब्जेक्टिव में हिंदी व्याकरण से 50% प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो 9th हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो। तो यह एग्ज़ाम स्पेशल हिंदी व्याकरण आप लोगों को सभी कक्षाओं के लिए है। तो चलिए हम लोग हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ शारदे। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि आज पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हम आप लोगों को बता दिए थे कि हिंदी क्या है, हिंदी कहाँ से आया, हिंदी जो शब्द है वो कहाँ से आया, हिंदी भाषा कहाँ से आया। तो हिंदी कहाँ से आया, हिंदी भाषा कहाँ से आया, यह आप लोगों को पार्ट 1 में बता दिया गया था। और इसके साथ साथ भाषा, लिंग और व्याकरण आप लोगों को हम बता दिए थे। भाषा आप लोग को बता दिए थे कि भाषा क्या है, फिर लिंग बता दिए, फिर आप लोग को व्याकरण बता दिए। फिर हम लोग व्याकरण के 5 अंक भाग को पढ़े थे कि व्याकरण के 5 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला आप लोगों को हम बताए थे कि वर्ण विचार, दूसरा बताए थे शब्द विचार, तीसरा बताए थे वाक्य विचार, चौथा बताए थे चिन्ह विचार और पांचवा बताए थे छंद विचार। तो आज हम लोग पहला वर्ण विचार को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले वर्ण विचार को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग वर्ण विचार को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे वर्ण विचार। तो हमारा मन में सवाल उठ रहा है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है, सबसे पहले हम लोग वर्ण को देखते हैं कि वर्ण क्या है। तो वर्ण का परिभाषा लिखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो वर्ण का डेफिनेशन हो गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। मतलब कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हो गया हमारा, जैसे हो गया अ, ई, उ, क, ये सब को अब हम इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण किसे कहते हैं समझ गए हैं। वर्ण का यह परिभाषा हो गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। या इसका एक दूसरा परिभाषा भी, उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। वर्ण का 2 डिफिनेशन आप लोग को बता दिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसको हम लोग वर्ण कहते हैं, या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सकते। इन दोनों परिभाषाओं में से आप किसी को भी याद कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग वर्ण समझ गए होंगे। अब आप लोग लिखिएगा कि हिंदी में कुल 52 वर्ण है। हिंदी में कुल 52 वर्ण है। ये आप लोग नोट में लिख लीजिए कि हिंदी में कुल 52 वर्ण है। हिंदी में कुल 52 वर्ण है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। वर्ण आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग वर्ण समझ गए होंगे, वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद हैं। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, वर्ण के प्रकार को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्ण के प्रकार। तो अब हम लोग चलते हैं वर्ण के प्रकार। तो मुख्यतः हमारा वर्ण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर्ण वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो पहला हो गया हमारा स्वर्ण वर्ण और दूसरा हो गया हमारा व्यंजन
व्यंजन वन। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला हो गया स्वर्ण वन और दूसरा हो गया व्यंजन वन। तो अब मन में विचार उठ रहा होगा कि स्वर्ण वन किसे कहते हैं। तो स्वर्ण वन उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो। पहले आप लोग समझिए कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो। स्वर्ण वन उसे कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, मतलब कि स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लिया जा सके, उसे हम लोग स्वर्ण वन कहते हैं। स्वर्ण वन के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती, इसका उच्चारण स्वतंत्र होता है। और व्यंजन वन किसे कहते हैं? व्यंजन वन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वन की सहायता लेनी पड़े। स्वर्ण वन की सहायता, माफ करिएगा, सहायता हो। तो इन दोनों में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, या स्वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है। लेकिन व्यंजन वन में उल्टा होता है, व्यंजन वन के उच्चारण में स्वर्ण वन की सहायता ली जाती है। तो स्वर्ण वन स्वतंत्र होता है और व्यंजन वन स्वतंत्र नहीं होता है। इस व्यंजन वन के उच्चारण में स्वर्ण वन की सहायता ली जाती है, पर स्वर वन के उच्चारण में व्यंजन वन की सहायता नहीं ली जा सकती है। तो आप इन दोनों में से आप लोगों को डाउट खत्म हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि स्वर्ण वन की संख्या होती है 11। स्वर्ण वन की कुल संख्या 11 होती है और व्यंजन वन की कुल संख्या 33 होती है। स्वर्ण वन की कुल संख्या 11 होती है और व्यंजन वन की कुल संख्या 33 होती है। वर्ण आप लोग देख लिए कि वर्ण की कुल वर्ण हिंदी में वर्ण के 52 वर्ण की संख्या 12 है और स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। तो 11 कौन कौन है उसको आप लोग देखिए। पहले आता है अ, फिर आता है फिर आता है हर्ष ई, फिर आता है दीर्घ ई, फिर आता है हर्ष उ, फिर आता है दीर्घ उ, फिर आता है री, फिर आता है ए, फिर आता है ओ, फिर आता है ओ। ये 11 हमारे स्वर्ण वन में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 11 है जो हमारे स्वर्ण वन के भेद है। स्वर्ण वन के कुल संख्या 11 है, जो इस प्रकार यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। और स्वर्ण वन के 11 भेद है और व्यंजन वन के 33। व्यंजन वन के 33 में कौन कौन आते हैं उसको आप लोग देखिए। व्यंजन वन में 33 कौन कौन आते हैं? पहला आता है कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, फिर टवर्ग, फिर पवर्ग, पवर्ग। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, फिर आता है उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो यहाँ आप लोग को कोई यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह क वर्ग क्या है, च वर्ग क्या है, ट वर्ग क्या है। तो इसको आप लोग समझिए क वर्ग किसे कहते हैं। क वर्ग का मतलब हो गया, देखिए क वर्ग का मतलब हो गया क से लेकर अंग तक, क ख ग घ अंग, मतलब कि क वाले वर्ग को क वर्ग कहते हैं। उसी प्रकार च वर्ग कहते हैं तो च वर्ग में आ जाएगा च, छ, ज, ज, झ, इसी प्रकार त वर्ग वाला में हो जाएगा त से लेकर न तक। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क वर्ग किसे कहते हैं, च वर्ग किसे कहते हैं, ट वर्ग किसे कहते हैं, प वर्ग किसे कहते हैं। इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो वर्ग कर दिया तो जो उतना से लेकर अनुनासिक वर्ण तक उसका, जैसे कवर कर दिया तो क से लेकर अंग तक, अंग को हम लोग अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ हो गया तो यहाँ हो गया हमारा अनुनासिक वर्ण, न हो गया तो न हो गया हमारा अनुनासिक वर्ण। तो आई होप कि आप लोग वर्ग वाला समझ गए होंगे कि कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग क्या है। फिर आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन हो जाता है य, र, ल, य, र, ल और व, ये चारों को हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और एक आता है उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन में आ जाता है तलाभे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये आ जाता है उष्म व्यंजन के अंदर। तो ये हो गया। कवर्ग में हो जाता है 5 और इसमें चवर्ग में होता है 5, टवर्ग में होता है 5, टवर्ग में होता है 5, पवर्ग में होता है 5 और अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्म व्यंजन 4। तो कुल मिला के 33 हो जाता है। 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 25 4 29, 29 4 33। 33 किस प्रकार है आप लोग समझ गए। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ व्यंजन मतलब कि य, र, ल समझिए।
और उसमें व्यंजन मतलब तालाबे से मूर्धनी से दंती से और ह समझिए। आई होप कि आप लोग व्यंजन वर्ण समझ गए, स्वर्ण वर्ण समझ गए। अब हम लोग चलते हैं स्वर्ण वर्ण के प्रकार और व्यंजन वर्ण के प्रकार की। इतना में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, स्वर वर्ण के प्रकार देखते हैं। स्वर वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण के प्रकार। तो स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, इंक डालना पड़ेगा। मार्कर थोड़ा। स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, आप लोग सुनकर काम चला लीजिए। ह्रस्व स्वर, पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और माफ करिए, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लूट। प्लूट। तो पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लूट स्वर। तो यहाँ पे आपको मन में उठ रहा होगा कि ह्रस्व स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और प्लूट स्वर क्या है। तो इसको हम आप लोगों को समझाते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है उसको पहले आप लोग समझिए। स्वर वर्ण के 3 भेद हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूट। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं उसको आप लोग सबसे पहले समझिए। ह्रस्व उन स्वर वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगे। जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें हमारा अ आ जाता है, हर्ष ई आ जाता है, हर्ष उ आ जाता है। यह इसमें हमारा कम समय लगता है, इसी कारण इसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व वर्ण से दुगना समय लगे। जैसे कि इसमें आ जाता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये सब आ जाता है हमारा दीर्घ स्वर में। और इसमें आ जाता है ओ, औ और कहीं भी आ जाता है, लेकिन आप लोग ऐसे समझिए कि दीर्घ वाला बड़ी जितनी भी चीज़ होती है वो आ जाता है दीर्घ में। और प्लूट में आ जाता है हमारा ओम, जिसमें तिगुना समय लगे। प्लूट स्वर का क्या हो जाएगा डिफिनेशन कि प्लूट उन स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे। तो आई होप कि आप लोग ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूट स्वर समझ गए होंगे कि ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है और प्लूट स्वर में सबसे अधिक समय लगता है। आई होप कि आप लोग स्वर समझ गए होंगे। स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार देख लिए। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार को अब हम लोग देखेंगे। तो व्यंजन वर्ण के प्रकार भी 3 होते हैं। व्यंजन वर्ण के प्रकार भी 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला हो जाता है हमारा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्ण के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तो आपके मन में उठ रहा होगा सवाल कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन में आ जाता है हमारा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। ये 5 वर्ग आपके आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन के अंदर। और अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है य, र, ल और व। ये आ जाता है हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंदर। और ऊष्म व्यंजन में आ जाता है हमारा तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स, माफ करिए दंती स और ह। ये आ जाते हैं हमारे आपके ऊष्म व्यंजन के अंदर। तो आई होप कि आप लोग व्यंजन वर्ण समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्ण क्या है। व्यंजन वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण 33 है। 33 में से 25 आपका यहाँ पे है, 25 है आपका स्पर्श व्यंजन। कोई पूछ दे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है तो 25 कैसे है तो क से अंग तक हो जाएगा हमारा। माफ करिएगा, एक टवर्ग छूट गया है यहाँ पे। टवर्ग के बाद होगा पवर्ग, टवर्ग फिर होगा पवर्ग। तो कुल इसकी संख्या होती है 25, क्योंकि कवर्ग में हो जाता है 5, चवर्ग में तो 5, टवर्ग में 5, टवर्ग में 5 और पवर्ग में 5। तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है य, र, ल, इसकी संख्या 4 होती है। और उसमें व्यंजन में तालाबे से मूर्धनी से दंती से और हाथ, तो इसकी भी संख्या 4 होती है। तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी हो गई? 25, 4, 29, 29, 4, 33। तो आई होप कि आप लोग व्यंजन वर्ण के प्रकार समझ गए होंगे। तो चलते हैं इसके आगे।
इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे वर्णों के अन्य भेद। इतना तो हम लोग देख लिए कि मुख्य दो भेद होते हैं, एक होता है वर्ण के दो भेद होते हैं, मुख्य, स्वर और व्यंजन। इसके अलावे भी और भेद होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। इसको यहाँ लिखिएगा, वर्ण के अन्य, वर्ण के अन्य भेद, वर्ण के अन्य भेद। वर्ण के अन्य भेद में क्या क्या आता है उसको हम लोग देखिए। वर्ण के अन्य भेद में पहला आ जाता है संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण ही समझिए, संयुक्त वर्ण को ही हम लोग संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं पहले ही समझिए कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। संयुक्त वर्ण में दो व्यंजनों का मेल होता है, मतलब कि दो व्यंजन मिलकर कि एक नया वर्ण बनाते हैं, जिसको हम लोग संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो संयुक्त वर्ण की संख्या 4 है। कौन कौन है देखिए यहाँ पर। पहला हो जाता है छ, दूसरा होता है त्र, तीसरा होता है ज्ञ और चौथा हो जाता है स्र, श्रीमान वाला स्र। तो संयुक्त वर्ण की संख्या 4 है। पहला हो गया छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो आई होप कि आप लोग संयुक्त वर्ण समझ गए होंगे। इसमें दो व्यंजन वर्ण का मेल होता है। जैसे कोई बोल दे कि छ का संधि विच्छेद करें, तो संधि विच्छेद आधा क और आधा क और स्र। क और स्र मिलकर, क और स मिलकर बनता है हमारा छ। उसी प्रकार त्र बोल दे तो ट आधा ट और आधा र प्लस अ। ये जो हलंत लगता है किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगता है, इसका हो जाता है कि वो वर्ण का अर्थ आधा कर दिया, मतलब कि आधा क आधा स और र मिलकर बनेगा छ। उसी प्रकार आधा ट और आधा र और अ मिलकर बनेगा त्र। ठीक इसी प्रकार ज्ञ, तो ज्ञ बनेगा आधा ज, आधा इ और अ, यह बन जाएगा इ ज्ञ, माफ़ करिएगा। वो ठीक उस र हो जाएगा आधा स आधा र प्लस अ। तो आई होप कि आप लोग चारों देख लिए होंगे कि दो व्यंजन वर्ण का मेल से एक नया वर्ण बनता है, जिसको हम लोग संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो संयुक्त वर्ण की संख्या 4 होती है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। एक हो गया संयुक्त वर्ण, दूसरा हो जाता है एक अयोगवाह। और अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। इसमें कौन कौन आते हैं उसको आप लोग देखिए। अयोगवाह में आ जाता है हमारा अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग हमारे अन्न और अ आ जाते हैं हमारा अयोगवाह के अंदर। अयोगवाह की संख्या 2 होती है, एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। तो आई होप कि आप लोग अयोगवाह समझ गए हो कि वर्ण के अन्य भेद होते हैं। पहला संयुक्त वर्ण, दूसरा अयोगवाह और तीसरा हो जाता है हमारा द्विगुण वर्ण। द्विगु वर्ण। मार्कर थोड़ा स्लो कम चल रहा है क्योंकि इंक इसका ख़त्म हो गया। इंक लाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसी कारण हम रुक कर इंक नहीं ला रहे हैं। आप लोग केवल सुन लीजिए और देख लीजिए। हल्का हल्का तो दिख ही रहा होगा, देखिए हल्का हल्का दिख रहा होगा। द्विगु वर्ण में क्या क्या आ जाता है। द्विगु वर्ण में आता है ड और ध। द्विगु वर्ण में ड और ध आ जाता है, तो इसकी भी संख्या 2 होती है। इसकी भी संख्या 2 होती है। तो कुल यहाँ इतना ही है वर्ण का भेद। पहला हो जाता है वर्ण के मुख्य 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर्ण वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होगी देखिएगा। स्वर्ण वर्ण की संख्या हो गई 11, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो गई 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 हो गई, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन तीनों आ गए। फिर हम लोग वर्ण के अन्य भेद देखें। तो वर्ण के अन्य भेद में देखें कि संयुक्त वर्ण की संख्या 4 है, 4 ऐड कर देंगे। फिर देखें कि अयोगवाह की संख्या 2 है, तो 2। फिर देखें कि द्विगुण वर्ण की संख्या 2 है। तो अब इन टोटल को जोड़ेंगे तो देखिए क्या आता है। 33 और 11 को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 अब 4 हो जाएगा 48। 48 और 2 हो जाएगा 50। अब 50 और 2 हो जाएगा 52। तो हम आप लोगों को शुरू में क्या बताए थे कि हिंदी में वर्ण की संख्या 52 होती है। तो 52 हो गई, यानी कि वर्ण के भेद खत्म हो गए। तो आई होप कि आप लोग वर्ण समझ गए होंगे कि वर्ण कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं हम लोग इसके आगे।
इसके आगे आप लोग एक लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में, पहले आप लोग 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान। तो एक आप लोग नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। नोट में आप लोग लिख लीजिए कि हलंत लगने से वर्ण का मान आधा हो जाता है। हलंत लगने से वर्ण का मान आधा हो जाता है। पहला पॉइंट यह हो गया। पहला नोट में आप लोग यह लिख लीजिएगा और दूसरा लिख लीजिएगा नोट में कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा आप लोग लिख लीजिएगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहला नोट में आप लोग लिख लीजिए कि हलंत लगने से वर्ण का मान आधा हो जाता है, और दूसरा लिख लीजिए कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लगता है कि साफा नहीं दिख रहा, इसको में हम इंक पहले ना देते हैं। इंक इसमें हम लोग ना देते हैं, इंक ना देते हैं, फिर हम आएंगे क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए इंक ना दिए हम लोग, और हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए इंक ना लिए, अब हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, तो हम लोग इसको समझते हैं कि हलंत लगने से वर्ण का मान आधा होता है और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं उसको हम लोग समझते हैं। लीजिए, साफा नहीं चल रही, मार्कर का इंक ही ख़त्म हो गया इसमें। हाँ चलिए, अब चल रहा है, इसको हम लोग अब देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान। आई होप कि आप लोगों को अब दिखेगा, क्योंकि ये मार्कर का इंक ख़त्म हो गया था, जिसके कारण आप लोगों को देखने में या समझने में कठिनाइयाँ हो रही है। अब हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को हम लोग देखेंगे कि उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान को देखिए, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। उच्चारण स्थान में पहला आ जाता है हमारा स्थान। स्थान मतलब कि माफ करिएगा, पहले हम लोग दे देते हैं वर्ण। पहले हम लोग लिखते हैं कि साइड वर्ण लिख देते हैं और एक साइड हम लोग स्थान लिख देते हैं। उच्चारण स्थान मतलब कि कौन से वर्ण कहाँ से बोला जाता है। तो पहले वर्ण हो गया और दूसरा हो गया स्थान। तो वर्ण और स्थान को हम लोग देखते हैं। तो पहला आ जाता है हमारा कवर्ग। अब यहाँ कवर्ग का आप लोग और समझ रहे होंगे कि कवर्ग का हो गया मतलब क से लेकर अंग तक। क से लेकर अंग तक हम लिख देते हैं, छोड़िए। क, ख, ग, घ और अंग। क, ख, ग, अंग। और इसके साथ में आ जाता है अ और आ। अ और आ। अ और आ, यह किससे बोला जाता है? यह बोला जाता है कंठ से। यह बोला जाता है कंठ से। दूसरा हो जाता है हमारा चवर्ग। च, छ, ज, झ और इ। यह बोला जाता है तालु से। तालु से। इसके साथ में और क्या क्या आ जाता है? इसके साथ में आ जाता है ई और हर्ष ई और दीर्घ। और इसके साथ में आ जाता है य और तलाबेसर। य और तलाबेसर इसके साथ में आ जाता है। इसको आप लोग को याद कर देना। फिर आता है टवर्ग वाला। ट, ठ,
ट ठ ड ढ न ट ठ ढ न और इसके साथ में आ जाएगा हर्ष उ और नहीं माफ़ करिएगा हर्ष उ दुर्गा नहीं है। इसके साथ में आ जाता है हमारा इसके साथ में आ जाता है र और तलाबे से मूर्धन्य स र और तलाबे से और इसके साथ री आ जाता है। यह आ जाता है कि इसके साथ बोला जाता है कंठ तालु और ये हो जाता है मूर्धा। यह बोला जाता है मूर्धा से। उसके बाद आता है टवर्ग ट यानी कि ट ठ ड ढ और न ट ठ ढ ड न और उ हर्ष उ और दीर्घ उ। इसके साथ में आ जाएगा य र और इसके बाद होगा ल तलाबे स मूर्धन्य स। अब यहाँ हो जाएगा दंती स। तो इतना दंती स ल ट ठ ढ ढ न और उ बोला जाता है किससे कंठ तालु मूर्धा। ये हो जाएगा दंत यानी कि दांत से बोला जाता है। ये दांत से बोला जाता है। और इसके बाद आता है प फ ब भ यानी कि पवर्ग। इसके बाद आता है प फ ब भ और म। प फ ब म किससे बोला जाता है कंठ तालु मूर्धा दंत। यह बोला जाता है ओष्ठ यानी कि इसका अतिरिक्त इतना ही है। प फ ब हो जाएगा किससे माफ़ करिएगा उ और उ इसमें आ जाता है। उ और उ हर्ष उ और दीर्घ उ ओठ में आ जाता है। हर्ष उ और दीर्घ उ ओठ से बोला जाता है। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कवर्ग वाले कंठ से बोला जाता है, चवर्ग वाले तालु से बोला जाता है, टवर्ग वाला मूर्धा से और तवर्ग वाले दंत से और पवर्ग वाले ओठ से बोले जाते हैं। और साथ में इसके कवर्ग के साथ साथ और आ बोले जाते हैं कंठ से, चवर्ग के साथ साथ हर से ये दीर्घ ही बोले जाते हैं तालु से, साथ में य और स। उसके बाद तवर्ग के साथ साथ इसको आप लोग फिर से देखिए, इसको हम लोग सीधा लिख देते हैं जैसे कि आपको समझने में आसानी होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कवर्ग अ और आ। इससे आप लोग को समझने में जितने भी कवर्ग हैं वो कंठ से चवर्ग और हर्षई दीर्घई लाभे स और ये सब बोले जाते हैं तालु से। फिर आता है टवर्ग लाभे स मूर्धन्य स र, ये सब बोले जाते हैं मूर्धा से। फिर आता है टवर्ग में मूर्धन्य स दंती स। फिर ये सब बोले जाते हैं दांत से। फिर आता है पवर्ग में आता है उ और दीर्घ उ, ये बोले जाते हैं ओठ से। तो कवर्ग वाले कंठ से, चवर्ग वाले तालु से, टवर्ग वाले मूर्धा से, टवर्ग वाले दांत से और पवर्ग वाले ओठ से। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो इसका एक ट्रिक भी है। इसका ट्रिक है KTMDO। इसका एक ट्रिक है, उच्चारण स्थान का ट्रिक है KTMDO। KTMDO एक ट्रिक है KTMDO। तो केस से होता है कंठ, तो कंठ यानी कि कवर्ग से याद करिएगा कंठ। टी से होता है तालु, तो तालु दूसरा में आता है, तो दूसरा में क्या होता है चवर्ग। पहला हो जाता है कवर्ग। टी से होता है तालु, तो तालु तो दूसरा आता है चवर्ग। एम फॉर मूर्धा, तो मूर्धा के सामने क्या है टवर्ग। डी से दांत के सामने कौन वाला ये वाला टवर्ग। और ओ से ओठ के सामने होता है पवर्ग। तो आई होप कि आप लोग KTMDO ट्रिक से ये सभी उच्चारण स्थान को याद कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। उच्चारण स्थान आप लोग देख लीजिएगा और इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे दो और वर्ण के प्रकार देखेंगे। एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। तो वायु के निकलने के आधार पर वर्ण के प्रकार। जब बोलते समय वायु निकलता है उसके आधार पर वर्ण के प्रकार। तो बोलने के समय जो वायु निकलता है उसके आधार पर वर्ण के दो प्रकार हैं। पहला होता है अल्प प्राण
और दूसरा होता है महाप्राण। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं आप लोग समझिएगा। अल्प प्राण में मुंह से बोलते समय वायु कम निकलता है। अल्प प्राण में वायु कम निकलता है, बोलते समय वायु कम निकलता है। और इसके बोलते समय वायु अधिक निकलता है। अल्प प्राण और वायु प्राण में क्या है कि अल्प प्राण में बोलते समय वायु कम निकलता है और महाप्राण में वायु अधिक निकलता है बोलते समय। तो आपको यह आ रहा होगा, आपको यह दिक्कत हो रहा होगा कि अल्प प्राण में कौन कौन वर्ण आते हैं और महाप्राण में कौन कौन आते हैं। तो अल्प प्राण में यहाँ पे देखिएगा, अल्प प्राण में किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आ जाता है अल्प प्राण में। जैसे कि ये हो गया क, ख, ग, घ, अंग। तो इसका पहला वर्ण क्या हो जाएगा, पहला वर्ण क, तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा ग और पांचवा वर्ण अंग। तो ये तीनों वर्ण आ जाएगा आपका वर्ण अल्प प्राण में। पहला, तीसरा और पांचवा आ जाता है अल्प प्राण में। ठीक उसी प्रकार च, छ, ज, झ और ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा, ये सब आ जाते हैं अल्प प्राण में। तो ये होप कि आप लोग अल्प प्राण समझ गए होंगे कि अल्प प्राण में कौन कौन आता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है और महाप्राण में जो बच गया दूसरा और चौथा वर्ण आता है। अल्प महाप्राण में कौन आता है, माफ़ करिएगा, महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण आता है। जैसे यहाँ देखिए क, ख, ग, घ और अंग। तो पहला, तीसरा और पांचवा तो हो गया हमारा अल्प प्राण, लेकिन जो बच गया ख और घ ये हो जाता है महाप्राण। इसको बोलते समय वायु अधिक निकलता है। जैसे ख हो गया, इसी प्रकार छ और झ हो जाएगा, च, छ, ज, झ, इ। तो ये हमारा झ और छ हो जाएगा हमारा महाप्राण। तो आई होप कि आप लोग अल्प प्राण और महाप्राण समझ गए होंगे। अल्प प्राण क्या होता है कि बोलते समय वायु का मुंह से वायु कम निकलता है, जिसको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। और महाप्राण में मुंह से बोलते समय वायु अधिक निकलता है। इसमें किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है महाप्राण में। तो आई होप कि आप लोग वो मुंह से बोलते समय वायु के निकलने के आधार पर वर्ण के प्रकार को समझ गए होंगे। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसके बाद एक और लास्ट बच्चा है, उसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद एक लास्ट है कि स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। स्वर तंत्रिका में कंपन मतलब कि स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, उसके आधार पर वर्ण के भेद। तो उसके आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है घोष, दूसरा होता है अघोष। अघोष, घोष और अघोष होता है। तो घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। घोष मतलब कि बोलते समय स्वर तंत्रिका में कंपन आए, जहाँ कंपन आए उसको हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। और जहाँ कंपन नहीं आए, जहाँ कंपन नहीं आए उसको हम लोग अघोष कहते हैं। तो घोष में कौन कौन आ जाते हैं और अघोष में कौन कौन आ जाते हैं उसको आप लोग देखिए। तो पहले आप लोग एक वर्ग लीजिए, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक उसी प्रकार लीजिए च, छ, ज, झ और इ। तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा यह हो जाता है अघोष। पहला और दूसरा हो जाता है अघोष। अघोष मतलब कि बोलते समय कंपन नहीं आता है। पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष वर्ण। और तीसरा, चौथा और पांचवा जो हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण वो आता है घोष में। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाता है
घोष में, मतलब कि पहला और दूसरा वर्ण बोलते समय कंपन नहीं आता है, लेकिन तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण बोलते समय, किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण बोलते समय स्वर तंत्रिका में कंपन आता है, जिसके कारण उसे घोष कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग आज के बाद अल्प प्राण और महाप्राण, घोष और अघोष में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अल्प प्राण कह दे तो पहला तीसरा पांचवा, और महाप्राण कह दे तो दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक उसी प्रकार घोष कह दे तो घोष में आ जाएगा तीसरा चौथा पांचवा, और अघोष कह दे तो पहला और दूसरा वर्ण देख लेंगे। तो आई होप कि आप लोग वर्ण विचार को समझ गए होंगे कि वर्ण विचार में आप लोग वर्ण को देख लिए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण आप लोग देख लिए कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। फिर आप लोग देख लिए कि हिंदी में कुल 52 वर्ण है। फिर हम लोग वर्ण के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, उसको हम लोग जान लिए। पहला होता है स्वर्ण वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। फिर हम लोग स्वर्ण वर्ण को देख लिए कि स्वर्ण वर्ण कौन कौन होते हैं। हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होती है। फिर हम लोग व्यंजन वर्ण देख लिए कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। फिर हम लोग स्वर्ण वर्ण के प्रकार देख लिए। स्वर्ण वर्ण के हम लोग प्रकार देखे कि स्वर्ण वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर देख लिए कि जिसके उच्चारण में कम समय लगे। दीर्घ स्वर देख लिए कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे। फिर हम लोग प्लुत स्वर देख लिए कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। स्वर आप लोग देख लिए। फिर हम लोग देखे व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जितने भी वर्ग हैं, कवर्ग, 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 चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और पवर्ग, ये पांचों आ जाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 है। फिर हम लोग देख लिए स्पर्श व्यंजन के बाद हम लोग देख लिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में यर लव आ जाता है, जिसकी कुल संख्या 4 है। फिर आ जाता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में हमारी तालव्य समूहध्वनि सदंती स और ह आ जाता है, जिसकी कुल संख्या 4 है। तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 25, 4, 29, 4, 33। 25 हो गया हमारा स्पर्श व्यंजन, 4 हो गया अंतस्थ व्यंजन और 4 हो गया उष्म व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 हो गई, जिसके 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। इतना आप लोग देख लिए व्यंजन वर्ण के प्रकार। फिर हम लोग उसके बाद देखें, फिर हम लोग वर्ण के अन्य भेद देखें कि वर्ण के अन्य भी भेद होते हैं। जैसे कि हो गया वर्ण के अन्य भेद में हो जाता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में कौन कौन आता है? संयुक्त वर्ण में छ, त्र और ज्ञ और स्र। स्र, छ, त्र, ज्ञ आ जाता है, जिसकी कुल संख्या 4 है। संयुक्त वर्ण आप लोग देख लिए कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? संयुक्त उन वर्णों को कहते हैं जो 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बना हो, उसे हम लोग संयुक्त वर्ण या संयुक्ताक्षर कहते हैं, जिसमें छ, त्र, ज्ञ और स्र आ जाते हैं। फिर हम लोग देखें अयोगवाह कि अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अयोगवाह में हमारा आ जाता है अनुस्वार और विसर्ग। फिर उसके बाद हम लोग द्विगु वर्ण देखें। द्विगुण वर्ण में हम लोग देखें कि ड और ढ आ जाता है। द्विगुण वर्ण में हम लोग देखें कि ड और ढ आ जाता है, जो कि द्विगुण वर्ण के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम लोग वर्ण के अन्य भेद भी देख लिए कि वर्ण के अन्य भेद कितने हैं। इसके बाद हम लोग देखें उच्चारण स्थान। इसके बाद हम लोग उच्चारण स्थान देखें कि उच्चारण स्थान कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, उच्चारण कहाँ से होता है। तो उसका भी हम लोग एक ट्रिक देख लिए, KTM 2 ट्रिक देख लिए कि के से हो जाता है हमारा कवर्ग, के से यानी कि कंठ से हो गया हमारा कवर्ग। T4 होता है तालु, तो तालु में हो जाता है चवर्ग, चूँकि कंठ कवर्ग के बाद चवर्ग आता है। फिर होता है हमारा टवर्ग, तो टवर्ग यानी कि M4 मूर्धा। फिर आता है D4 दंत, यानी कि टवर्ग के बाद आता है टवर्ग। और O4 होता है ओठ, ओठ में आ जाता है हमारा पवर्ग। तो इसका आप लोग ट्रिक हम बता दिए कि कवर्ग के से K4 कंठ, चवर्ग, चवर्ग यानी कि T4 तालु, टवर्ग, टवर्ग यानी कि M4 मूर्धा, टवर्ग, टवर्ग यानी D4 दंत, और पवर्ग, पवर्ग यानी कि O4 ओष्ठ, मतलब कि ओठ। इसका आप उच्चारण स्थान का आप लोगों को ट्रिक बता दिए। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि वर्ण के मतलब कि मुँह से बोलने के समय वायु के निकलने के आधार पर वर्ण के प्रकार। तो वायु के निकलने के आधार पर वर्ण के 2 प्रकार होता है। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण में हम देख लिए कि उस समय बोलते समय वायु कम निकलता है, जिसमें हमारा पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण आ जाता है। किसी भी वर्ग का तीसरा, पाँचवा, पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण अल्प प्राण में आ जाता है।
फिर हम लोग महाप्राण देखे कि मुँह से बोलते समय वायु अधिक निकलता है, जिसमें दूसरा और चौथा वर्ण किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। फिर हम लोग देखें कि स्वर तंत्रिका के कंपन के आधार पर वर्ण के प्रकार। तो स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर वर्ण के 2 प्रकार, एक हो गया घोष और दूसरा हो गया अघोष। घोष में हम लोग देख लिए कि जिसमें कंपन हो उसको हम लोग घोष कहेंगे, और अघोष देख लिए कि जिसमें बोलते स्वर तंत्रिका में कंपन न हो उसको हम लोग कहते हैं अघोष। तो अघोष में आ जाता है हमारा पहला और दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ जाता है अघोष में, और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा वर्ण आ जाता है घोष में। तो इतना आप लोगों को वर्ण विचार में बता दिए, इससे ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम ऐसा वीडियो ला सकें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।